Good morning, student. We will continue our topic फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा हुआ था हमने इसमें सॉल पार्टनरशिप। तो सॉल पार्टनरशिप में क्या था? इसमें एक ही व्यक्ति था और उसी का पूरा प्रॉफिट और उसी का पूरा लॉस, वही पूरा मैनेज करने वाला था पूरे बिजनेस को, और पूरे बिजनेस को कंट्रोल भी वही करने वाला था। तो उस ऐसे बिजनेस के लिए हमें ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं होती और पर्टिकुलर लॉ की आवश्यकता भी नहीं होती। इसको आप इजीली फॉर्म कर सकते हैं और इजीली इसको डिस्क्लोज कर सकते हो। ये तो था हमारा सॉल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा था हमारा पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में क्या था? एक से ज़्यादा व्यक्ति होना चाहिए, यानी मोर देन वन। तो एक से ज़्यादा व्यक्ति होना चाहिए। और ऑब्वियसली यार एक छोटा सा बिजनेस कर रहा है, अगर उसी बिजनेस में एक से दो व्यक्ति हो जाए तो कैपिटल भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, पैसा बढ़ जाएगा, तो बिजनेस का साइज भी बढ़ जाएगा। तो पार्टनरशिप के लिए एक सेपरेट लॉ की ज़रूरत होती है। इसको बोलते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एप्लीकेबल है इसके ऊपर। तो फिर हमने इसमें पार्टनर्स के टाइप्स पढ़े हुए थे। एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। फिर हमने पढ़ा था एच यू एफ क्या होती है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसका मेन हेड कौन होता है? कर्ता। जो सबसे बड़ा व्यक्ति होगा घर में हमारे, उसको बोलेंगे हम कर्ता। वही पूरे घर को मैनेज करता है, पूरे बिजनेस को मैनेज करता है, सबको उसको फॉलो करना पड़ता है, सभी उसके इंस्ट्रक्शन को मानते हैं, कोई भी उसके इंस्ट्रक्शन के बियॉन्ड नहीं जा सकता। वो किसके अंदर था? हमारा एच के अंदर। अब हमको पढ़ना है किसके बारे में? कोऑपरेटिव सोसाइटी। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन who join together with the motive of welfare of a members। तो एक एसोसिएशन है, वॉलंटरी यानी कि स्वेच्छा से बनाया गया एक एसोसिएशन है। यहाँ पे लोग क्यों ज्वाइन होते हैं? अपने जो मेंबर हैं उनके वेलफेयर के लिए। यहाँ पे प्रॉफिट कमाना पर्पस नहीं होता, सिर्फ वेलफेयर होता है। दे आर ड्रेन बाय द नीड टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द फेस ऑफ पॉसिबल exploitation at the hand of middlemen, always with the desire to earn greater profit। तो देखा होगा भाई, पहले क्या होता है? मिडिलमैन का मतलब हो गया, पहले गुड्स प्रोड्यूस हुआ, गुड्स प्रोड्यूस होने के बाद वो डीलर के पास जाए, डीलर के बाद फिर कस्टमर के पास जाएगा। पर सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है। तो मतलब डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चर है वहाँ से किसके पास जा रहा है? कस्टमर के पास। तो जो मिडिल में जो व्यक्ति होता है, बीच में जो रहता है, जो परचेज सेलिंग का काम कर सकता है, उसका प्रॉफिट क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। वो है नहीं है तो उसका प्रॉफिट नहीं होगा। तो फिर कस्टमर क्या होता है? बहुत रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट मिल जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ए कॉर्पोरेट सोसाइटी इज सिंपल इनफ एंड एट द मोस्ट what is required is the content of at least 10 adult person to form a सोसाइटी। कम से कम आपको कितने पर्सन चाहिए प्रॉपर्ट सोसाइटी को क्रिएट करने के लिए? 10, एटलीस्ट 10, कम से कम 10 पर्सन आपको सोसाइटी को क्रिएट करने के लिए चाहिए। द कैपिटल ऑफ द सोसाइटी इज रेज फ्रॉम इट्स मेंबर थ्रू इशू ऑफ शेयर। द सोसाइटी रिक्वायर्स ए डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी आफ्टर इट्स रजिस्ट्रेशन। तो जो कॉर्पोरेट सोसाइटी होती है उसका जैसे रजिस्ट्रेशन होगा वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। और जो द कैपिटल ऑफ द सोसाइटी इज रेज फ्रॉम द मेंबर थ्रू, तो ज़रूरी नहीं कि इश्यू ऑफ शेयर से ही वो अपने पैसे रेस करे, वो किसी भी फॉर्म में कर सकता है। मेंबरशिप फीस के नाम से भी वो सोसाइटी में पैसे ले सकता है। जनरली वो मेंबर फीस के नाम से ही सोसाइटी में पैसे लेते हैं। फिर थे हमारे फीचर्स। तो द मेंबरशिप ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी इज वॉलेंट्री, हैज ए पर्सन इज फ्री टू ज्वाइन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कैन ऑल्सो लीव एनी टाइम हैज पर हिज डिज़ायर। तो सोसाइटी कैन इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स नेम। तो जो सोसाइटी वो अपने नाम से के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और अपनी प्रॉपर्टी को भी होल्ड कर सकती है। शू एंड शूड बाय अदर्स, किसी के ऊपर केस कर सकती है और कोई इसके ऊपर केस कर सकता है। इट हैज़ सेपरेट एंटिटी, एक अलग तरह की सेपरेट एंटिटी है। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम हैज ए कैपिटल।
तो इस चीज़ पे भी जो लायबिलिटी रहेगी इनकी मेंबर की वो कैसी रहेगी, लिमिटेड। जितना उन्होंने उनका शेयर्स है, जितना भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया उससे ज़्यादा नहीं होगा। द पावर टू टेक डिसीजन लाइज इन द हैंड ऑफ इन इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी। The cooperative society, through its purpose, lays emphasis on the values of mutual help and welfare. Hence, the motive of service dominate its working. तो जो कॉर्पोरेट सोसाइटी का पहला पर्पस क्या है आपको पता ना, वेलफेयर, लोगों की हेल्प करना, लोगों की मदद करना, यही इनका पहला पर्पस होता है और यही इनका मेन मोटिव होता है और इसी के बेस पे ये अपना काम करते हैं। अब मेरिट्स हैं, द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट गवर्न द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ईच मेंबर इज एंटाइल्ड टू इक्वल वोटिंग राइट। तो सोसाइटीज़ में भी एक व्यक्ति को एक ही वोट करने का अधिकार होगा और ईच मेंबर इज एंटाइल्ड टू, और सभी को अधिकार है वोट देने का। द लायबिलिटी ऑफ ए मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। डेथ, बैंक्रप्सी, इंटेंसिटी ऑफ मेंबर डू नॉट अफेक्ट कंटिन्यूटी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। किसी की डेथ हो जाती है, पागल हो जाता है, तो फिर उस केस में क्या होगी, कंटिन्यूटी को बनी रहती है, सोसाइटी बंद नहीं होती। द फोकस इज ऑन एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन, दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉस्ट। द कस्टमर और प्रोड्यूसर themselves are member of the society, hence the risk of bad debt is lower। तो क्या कस्टमर भी और जो प्रोड्यूसर्स रहेंगे वो दोनों क्या होते हैं, एक तरीके से मेंबर होते हैं सोसाइटी के। तो यहाँ पे क्या पैसा डूबने की रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम होती है सोसाइटी के केसेस में, क्योंकि कस्टमर भी मेंबर है और वहाँ का जो सप्लायर है वो भी मेंबर है। सोसाइटी की जो फॉर्मेशन रहेगी वो भी बहुत इजी होती है, इजी ऑफ फॉर्मेशन। द कॉर्पोरेट सोसाइटी कैन बी स्टार्टेड विथ अ मिनिमम ऑफ 10 मेंबर। ये हम लोग जानते हैं कितने लोगों से स्टार्ट करेंगे, 10 मेंबर मिनिमम। द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर इज सिंपल इन्वॉल्विंग ए फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज़। बहुत ही कम फॉर्मेलिटीज़ होती हैं सोसाइटीज़ के लिए और बहुत ही इजी प्रोसीजर है। इट्स फॉर्मेशन इज गवर्न बाय द प्रोविज़न ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। तो इसमें 1912 एप्लीकेबल होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट हमारे इसमें। तो ध्यान रखना क्या क्या पढ़ा हमने इसमें मेरिट्स में, इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, सबको इक्वल राइट है वोटिंग स्टेटस में। दूसरा पढ़ा हमें लिमिटेड लायबिलिटी, जिसकी मेंबर की जो लायबिलिटी रहेगी वो लिमिटेड रहेगी। फिर है आपका स्टेबल एग्जिस्टेंस। स्टेबल एग्जिस्टेंस का मतलब हो गया कि डेथ, बैंक्रप्सी और इंसेंटिव ऑफ द मेंबर डू नॉट अफेक्ट कंटिन्यूटी ऑफ cooperative society. A society therefore operates unaffected by any change in the membership। तो जो सोसाइटी है उसके मेंबर आते हैं या जाते हैं, सोसाइटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर हमने पढ़ा था इकोनॉमिक ऑपरेशंस में सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। एक तरीके कभी कभी हमको ना बैंक गवर्नमेंट सपोर्ट हो जाता है, तो द गवर्नमेंट क्या करती है, हमें कुछ सब्सिडीज प्राप्त हो जाती है, तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट होता है गवर्नमेंट का। द कोऑपरेटिव सोसाइटी exemplifies the idea of democracy and hence find support from the government in the form of low taxes, subsidies या low interest rate on loan। अगर सोसाइटी ने लोन भी ले रखा है कम गवर्नमेंट से तो उसको कम रेट पे मिल जाएगा, किसी ना किसी तरीके से वो गवर्नमेंट से फ़ायदा उठा लेती है। फिर हैं द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। द कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी स्टार्टेड विद द मिनिमम ऑफ 10 मेंबर, अभी बताया मैंने आपको। द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिंपल इन्वॉल्विंग ए फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज है, और जो आपकी रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसीजर है बहुत ही सिंपल है और कुछ ही फॉर्मेलिटीज़ रहेंगी इसमें। फिर आपका लिमिटेशन, तो लिमिटेशन में क्या आ जाएगा आपका, लिमिटेड रिसोर्सेज। सबसे पहला पॉइंट आएगा लिमिटेड रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेंबर विथ लिमिटेड मीन्स द लो रेट ऑफ डिविडेंड ऑफर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो एक्ट हैज़ अ डिफरेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, एक तरीके से
कि जो रिसोर्सेज हैं बहुत ही लिमिटेड होते हैं। वो किससे पैसा लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले? अपने मेंबर से। फिर है आपका इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में इनएफिशिएंसी होती है, सॉरी इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। तो इफ़िशियंटली काम नहीं कर पाते हैं वो, क्योंकि सब में स्किल्स नहीं होती। जो मेंबर होते हैं वो शायद इतने परफेक्शन से काम नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है, इनएफिशिएंसी इन द मैनेजमेंट। तरीके से काम नहीं कर पाते, वो कैपेबल ही नहीं होते कि उस तरीके से वो अपना काम कर सके। उस चीज़ में एक्सपर्टाइज नहीं होते कुछ लोग, तो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते। लेक ऑफ सीक्रेसी। तो सीक्रेसी का मतलब समझ में आया आपको क्या रहेगा? जो डिसीज़न रहेगा वो ओपन डिसीज़न रहता है। मीटिंग होती है मेंबर के सबके साथ में, पर जो सीक्रेसी वाला पॉइंट है वो फॉलो नहीं होता। कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रखना नहीं होता, क्योंकि मीटिंग में फिर हमें मेंबर को सब चीज़ें बतानी होती हैं इस चीज़ में। तो कोई किसी तरह का यहाँ पे कोई सीक्रेसी नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार की हम छुपा के नहीं सकते इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमें सारी की सारी बातें मेंबर को बतानी पड़ती हैं। तो ध्यान रखना, तो यहाँ पे कोई भी कॉन्फिडेंशियल नहीं रहेगा। फिर है हमारा गवर्नमेंट का कंट्रोल। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती हैं उन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल भी होता है। गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको फॉलो करना पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इसमें रोल रहता है। इसके बाद है डिफरेंसेस इन ओपिनियन। तो जब देखा होगा आपने, अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं, और कुछ लोग क्या होते हैं पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ही सोसाइटी क्रिएट कर लेते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। और बेसिकली सोसाइटी का पर्पस क्या होता है, मोटिव क्या होता है हमारा? सोशल वेलफेयर। पर कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए सोसाइटी क्रिएट कर लेते हैं। अब है हमारा टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। पहला है हमारा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी आर फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरह की सोसाइटी क्रिएट होगी, उसको बोलेंगे हम कंज्यूमर सोसाइटी। द मेंबर कंप्रेज ऑफ कंज्यूमर डिजायर्स ऑफ ऑब्टेनिंग गुड्स क्वालिटी प्रोडक्ट एट द रीजनेबल प्राइस। तो कंज्यूमर की तरह क्या रहेगी उनकी, कि उसको रीजनेबल प्राइस से प्रोडक्ट मिल सके, जो एलिमिनेशन है मिडिलमैन का वो हट सके, और जो डायरेक्टली जो गुड्स है वो कहाँ से आ जाए, इनके होल सेलर से। तो और डायरेक्ट किसको सेल करे, वो मेंबर को। तो देयर वे एलिमिनेशन द मिडिलमैन प्रॉफिट इफ एनी आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ either their capital contribution to the society या purchase made by इंडिविजुअल मेंबर। तो जो भी प्रॉफिट होगा मिडलमैन के हटने से, तो या तो वो उनको उनके कैपिटल के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, या फिर जो भी उनका परचेज का क्राइटेरिया रहेगा, उसके हिसाब से उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो अपन पढ़ते हैं इसको एक बार। फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, society aim to eliminating middlemen to achieve economy in operation. It purchase goods in bulk directly from the wholesaler and sell goods to the member. Profit are distributed on the basis of either their capital contribution to the society या purchase made by individual member। तो उनके हिसाब से जो भी पोर्शन है उनका शेयर का प्रॉफिट है, उसके सेल का जो पोर्शन है उसके हिसाब से वो जो प्रॉफिट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर है हमारा प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये किसके ऊपर काम करेगी? प्रोड्यूसर्स के ऊपर काम करेगी। अभी पहले वाली सोसाइटी किसके ऊपर काम, कंज्यूमर के ऊपर काम कर रही थी। दिस सोसाइटी आर सेटअप टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर। द मेंबर कंप्रेज ऑफ प्रोड्यूसर डिजायरियस ऑफ requiring inputs from production of goods to meet the demand of consumers. The society aim to fight against the big capitalists and enhance the bargaining power of the small producers. It supplies raw material, equipment, and other input to the member and also buy their output for sale. तो समझने की कोशिश करना, ये क्यों सेटअप करता है, ये किसके इंटरेस्ट में फेवर में रहेगा हमेशा,
प्रोड्यूसर के ऊपर। द मेंबर कंप्रेस ऑफ द प्रोड्यूसर डिजायरियस ऑफ द रिक्वायरिंग इनपुट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड टू मीट द डिमांड ऑफ कंज्यूमर। तो किसके ऊपर काम करते हैं? कंज्यूमर की जो डिमांड रहेगी उसके ऊपर वो काम करते हैं, ये ध्यान रखना। प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द टोटल पूल ऑफ गुड्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड बाय सोसाइटी। तो जितना भी आपने गुड्स प्रोड्यूस करा है या आपने सोल्ड करा उसके बेस पे आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाता है मेंबर को। कुल मिला के मेंबर कौन रहेंगे इसमें? सप्लायर। और कंज्यूमर वाली सोसाइटी जो थी उसमें कंज्यूमर जो रहेंगे वो मेंबर रहेंगे, यहाँ पे सप्लायर रहेगा। तो पहली वाली बात करती थी हमारी कंज्यूमर के हित में, दूसरी है हमारी सप्लायर के हित में है। फिर आपकी मार्केटिंग सोसाइटी। Such societies are established to help small producers in selling their products. The member consists of producers who wish to obtain reasonable price for their output. The society aims to eliminate middlemen and improve competitive position of its member by securing a favorable market for the product. It pulls the output of individual member and perform marketing function like transportation, warehousing, packaging to sell the output at the best possible price. Profit are distributed according to each partner contribution to pool of output। तो ये मार्केटिंग हमारी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी जिसमें हमारे किसमें काम करेगी एक तरीके से। ये जो आपने प्रोडक्ट करा है, तो प्रोडक्ट आपने जो प्रोड्यूस करा है उसको आप अपने एक लेवल पे कहाँ कहाँ आप सेल कर सकते हैं, ये उसमें आपकी हेल्प करेगी। आप उसको स्टोर कर सकते हैं, आप उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाके बेच सकते हैं। वो सब किसके अंदर आएगा? हमारा मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम क्या लेके चलेंगे? जो हमारा जितना भी हमारा मार्केट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी वो कौन सॉल्व करेगा? मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ट्रांसपोर्टेशन की, बैंकिंग की, पैकिंग की, वेयर हाउसिंग की, एडवर्टाइजमेंट की, सब किसके अंदर चलेगी? हमारी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर है फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये किसके? फार्मर्स मतलब समझ में आ गया, किसान के फेवर में काम करेगी कि उसको रॉ मटेरियल कम से कम कीमत में मिल जाए, बीज उसको कम से कम कीमत में मिल जाए। मतलब जो एग्रीकल्चर वाली फील्ड है उससे रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें हम इसमें करेंगे, डिस्कस करेंगे। वो कौन सी? हमारी फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग बेटर इनपुट एट अ रीजनेबल कॉस्ट। तो उनको एक बेटर इनपुट देना रीजनेबल कॉस्ट पे। द मेंबर कंपेयर्स फार्मर हु विश टू जॉइंटली टेक अप फार्मिंग एक्टिविटी। और वो उनके मेंबर और साथ में भी वो फार्मिंग एक्टिविटी कर सकते हैं। कुल मिला के फार्मिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनके लिए हम किस सोसाइटी फॉर्म करते हैं? फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, अब ये क्या होती है आपकी? तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आर एस्टेब्लिशमेंट फॉर प्रोवाइडिंग इजी क्रेडिट ऑन रीजनेबल टर्म टू मेंबर। तो ये क्या होता है कि एक इजीली क्रेडिट देती है, उधार देती है अपने मेंबर को एक रीजनेबल टाइम पीरियड के लिए। एक फिक्स पीरियड होगा, उस पीरियड में उसको कुछ ना कुछ हेल्प करेगी, किसी तरीके से उधार देगी पैसा। तो वो किस कमेटी के अंदर आ जाएगा? हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर आएगा। एंड द मेंबर कंप्रेज ऑफ पर्सन हु सीक फाइनेंशियल हेल्प इन द फॉर्म ऑफ लोन। द एम ऑफ सच सोसाइटी इज टू प्रोटेक्ट द मेंबर फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ लेंडर हु चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये अपने मेंबर को लोन भी प्रोवाइड करती है, और कुछ लोग जो लोन प्रोवाइड करते हैं वो एक हाईएस्ट इंटरेस्ट लेते हैं, पर सोसाइटी ऐसा नहीं करती है, ध्यान रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये हमारा क्रेडिट पे वर्क करती है। फिर है हमारा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। Cooperative housing society are established to help people with limited income to construct house at reasonable cost। इसका काम क्या है? जो व्यक्ति ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते उनको रीजनेबल कॉस्ट पर
हाउस बनाकर देना, हाउस एक कंस्ट्रक्ट करके देना, ये किसके अंदर आएगा? आपका कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। फिर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आता है। सबको पता है ज्वाइंट ए कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन formed for carrying out business activity and has a legal status independent of its member। तो इसके जो मेंबर होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं। द कंपनी फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट 2013। ए कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड हैज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी। तो कंपनी एक तरीके से क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है और एक सेपरेट लीगल एंटिटी भी है। ये हमारा कौन है? किसके अंदर? जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी समझ में आ गई ना आपको? तो सबसे पहले याद तो कंपनी कौन है? हमारी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अपन पढ़ते हैं अकाउंट्स में। अकाउंट्स में हम 3 टाइप से अकाउंट्स पढ़ते हैं, पर्सनल, ईयर और नॉमिनल। पर्सनल ईयर में थर्ड कंडीशन हम रिप्रेजेंटेटिव की पढ़ते हैं। सेकंड कंडीशन हम उसमें आर्टिफिशियल पर्सन की पढ़ते हैं। तो आर्टिफिशियल पर्सन कौन? जो जिसके ना तो हाथ है ना पैर है, कुल मिला के उसके बिहाफ पे कुछ काम हो रहा हो, जैसे कोई बिजनेस होना, जैसे एसबीआई है। तो एसबीआई एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। उसके बिहाफ पे सारे काम होते हैं, उसका नाम, उसके नाम की सील लगती है, पर उसके हाथ पैर तो होते नहीं कि भाई वो आज कहीं और ऐसे एसबीआई बैंक का और कुछ और पहुंच जाएगी, वो चल के चले जाएगी वो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया हमारा आर्टिफिशियल पर्सन रहेगी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर रहेगा लीगल, सेपरेट लीगल एंटिटी। और इसकी जो एंटिटी रहेगी वो सेपरेट रहेगी। इसके मेंबर, कंपनी और कंपनी के मेंबर अलग अलग रहेंगे, ध्यान रखना। कंपनी और कंपनी के मेंबर अलग अलग रहेंगे। इसको बोलते हैं हम सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर्मेशन। तो कंपनी का फॉर्मेशन किससे होगा? लॉ से होगा। और कंपनी का डिसोल्यूशन भी किससे होगा? लॉ से होगा। तो इजी फॉर्मेशन तो नहीं होती, पर इतना ध्यान रखना, कंपनी का जो फॉर्मेशन होगा वो भी लॉ के द्वारा होता है, और जो भी डिस्क्लोजर होगा वो भी लॉ के द्वारा होगा। फिर है द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज अंडरटेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विच अपॉइंट द टॉप मैनेजमेंट और रनिंग ऑफ बिजनेस। तो सबसे बड़ी बात है ना, कंपनी का मोटिव भी क्या है? प्रॉफिट कमाना होता है। The liability of the members is entitled to extent of their capital contributed by them in a company. The member can be asked to contribute to the loss only to the extent of unpaid amount of share held by them. A company may or may not have a common seal। तो कंपनी के पास एक कॉमन सील हो भी सकती है, और कंपनी के पास कॉमन सील नहीं भी हो सकती है। द रिस्क ऑफ losses in a company is borne by all shareholders। पूरा का पूरा लॉसेस कौन बेयर करेगा? ऑल शेयर होल्डर्स। सबसे पहला पॉइंट हम इससे पढ़ते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। तो जो लाइबिलिटी रहेगी मेंबर की, वो लाइबिलिटी कैसी रहेगी? लिमिटेड लाइबिलिटी। उनके शेयर प्रॉफिट तक रहेगी। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। तो एक पब्लिक कंपनी के शेयर हम एक कंपनी से एक व्यक्ति से दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर है हमारा परपेचुअल सजेशन। भाई डेथ होना, किसी की बैंक अप हो जाए मेंबर की, इससे उसको कंपनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी अलग है और मेंबर अलग हैं। स्कोप फॉर एक्सपेंशन। हो सकता है भाई जितना आप बिजनेस बढ़ाओगे और जितनी आप कंपनी का प्रोडक्शन ज़्यादा रखोगे, उतना ही आपका बिजनेस भी बढ़ जाएगा। प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो बेसिकली क्या होता है, कंपनी में बहुत सारे प्रोफेशनल मैनेजमेंट के लोग होते हैं, ये चार्टर अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये बहुत बहुत बड़ी अपनी भूमिका निभाते हैं इसमें, कंपनी में। देन ये सब आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो कंपनी का प्रोफेशनल मैनेजमेंट, जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा क्या होता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट हमारा।
भाई कंपनी है तो कंपनी को किसी ना किसी से तो कनेक्टिविटी अपनी बनानी पड़ती है। तो कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, सीए, सीएस, जिसको ज़रूरत होती है, तो वो और लोग इसके अपने स्किल्स का यूज़ करके कंपनी को भी बेनिफिट पहुंचाते हैं। ये तो हो गया हमारा प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो रहेगा। फिर ये हमारी लिमिटेशन, तो लिमिटेशन भी अच्छी हैं। कॉम्प्लेक्सिटी इन्फॉर्मेशन, कभी कभी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कंपनी को बनाने के लिए, तो बहुत समस्या आ जाती है। लैक ऑफ सीक्रेसी, अब बेसिकली क्या होता है, कंपनी की रिपोर्ट्स जो रिपोर्ट होती हैं वो सबको हम शो करते हैं ईयर एंड पे। तो कंपनी की जो बातें होती हैं वो कभी भी कॉन्फिडेंशियल नहीं होती, सबको पता चल जाता है कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट, कभी कभी क्या वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है कि वो एक तरीके से इम्पर्सनल हो जाता है, अच्छा नहीं रहता है। ये भी कहीं ना कहीं एक तरह का हमारा ड्रॉबैक होता है। फिर न्यूमेरियस रेगुलेशन, बहुत सारे नियम धर्म होते हैं जिससे कि कंपनी को उसको फॉलो कर करके बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। फिर है आपका डिले इन डिसीजन मेकिंग, डिले बहुत कभी कभी डिसीजन मेकिंग में भी बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। ऑब्लिगे ऑब्लिग्राफिक मैनेजमेंट, ध्यान रखना। तो ये सब बातें आपको, इन थ्योरी अ कंपनी इज अ डेमोक्रेटिक institution wherein the board of directors are the representative of the shareholder who are the owner. In practice, whoever in most large size organization having a multitude of शेयर होल्डर, जितनी ज़्यादा का बड़ी कंपनी होगी उतने ही ज़्यादा शेयर होल्डर होंगे। अब शेयर होल्डर कौन होता है, जो शेयर को होल्ड करता है। और शेयर क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी से छोटी इकाई को हम क्या बोलेंगे, शेयर। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है आपको लिमिटेशन ऑफ कंपनी, इनको बहुत अच्छी तरीके से रीड करना है। और आगे क्या रहेगा आपका,